हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और अपन ने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। साथ में उनसे इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से एक एक कंटेंट को याद करने की कोशिश की होगी। आज अपन इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर ऊपर रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पानी जो है उसके अंदर बर्फ डूबी रहती है। देखो आपके सामने मैं आज डायग्राम भी लेके आया। इसके अंदर जो है ये पानी है, डब्ल्यू मतलब क्या होता है वाटर, ये जो है ये बर्फ का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं आइस। ठीक, बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है, ये आधा पानी में है, आधा क्या है ऊपर है। तो ये जो है कितना भाग डूबा हुआ रहता है, तो 1/10। तो क्या आएगा 1/10 भाग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1/10 भाग। तो पानी में बर्फ का जो है 1/10 भाग वो क्या होता है सतह से बाहर ऊपर रहता है। तो आशा करते पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है भाई पानी का जो है वो आधा भाग ऊपर रहता आधा भाग नीचे रहता, क्यों रहता है? क्योंकि बर्फ जो है बर्फ का आयतन जो है, बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है। क्या होता है? पानी से ज्यादा होता है। बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान में रखें भाई। बर्फ का आयतन जो है वो पानी से ज्यादा होता है, इस कारण बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। देखो एक सूत्र है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखना है, D = m/v। ये किसका सूत्र है? घनत्व का सूत्र है। D मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। और घनत्व बराबर m मतलब मास, मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। अर्थात जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कारण बर्फ जो है उसका आयतन ज्यादा होता है, इस कारण बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती। तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, इनके साथ में इमेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ताकि एक एक कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? देखो किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण है। किसी द्रव के, अब तुम सोचोगे गुरुजी प्रश्न क्या है और आप इमेज क्या लेके आओ। भाई ये इमेज जो है ये क्या है? ये किस चीज को डिनोट कर रही है? ठीक है, किसी चीज से रिलेट है, इसीलिए तो अपन ये इमेज लेके आए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण क्या है? तो क्या है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। देखो दो बल होते हैं, एक तो होता है ससंजक बल, एक तो होता है ससंजक बल, और एक होता है आसंजक बल। कौन सा बल होता है? आसंजक बल। एक होता है आसंजक बल। ससंजक बल होता है कि एक ही अणु के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। क्या कहलाता है? एक ही अणु के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? बताओ, ससंजक बल। और आसंजक बल दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल। दो अणु हो सकते हैं, माध्यम हो सकता है, दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है? बताओ, आसंजक बल कहलाता है। देखो महिलाएं जो हैं वो अपने होठों पे लिपस्टिक का यूज करती हैं। ठीक, जो लिपस्टिक है वो महिलाओं के होठों पर चिपक जाती है, वो किस बल के कारण चिपकती है? ये क्वेश्चन। ठीक, तो जो लिपस्टिक है ये महिलाओं के होठों पर चिपक जाती है, वो किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। किसके कारण? आसंजक बल के कारण। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, महिलाओं के द्वारा लिपस्टिक का यूज किया जाता है, वो लिपस्टिक महिलाओं के होठों पर चिपक जाती है, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। ठीक, आसंजक बल में देखो दो अणुओं के मध्य, दो माध्यम के मध्य बताओ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लिपस्टिक और होठों के मध्य बताओ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा, जिसकी वजह से तो ये लिपस्टिक जो है होठों पे चिपक रही है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो
इसका उत्तर तो हो जाएगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। और दोनों बलों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ससंजक बल क्या है और आसंजक बल क्या है। ससंजक बल एक अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल, और दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम है। ठीक, ये आपसे पूछा कि भाई क्षार धातुओं में किसका गलनांक जो है न्यूनतम है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुजी क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपको बताने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, देखो आधुनिक आवर्त सारणी, क्या आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो है वो अपन सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन है, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की क्या की, खोज की। दूसरी बात क्या याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तीसरा क्या याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तुमसे पूछ ले 18 तो वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। 18 वर्ग हैं, वह कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक है, 18 वर्ग व कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी। अब क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये बताओ। क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं, देखो क्षार धातुएं होती है हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो है ये क्षार धातुएं जो मैंने आपके सामने लिखी। अब तुम बोलो गुरुजी याद कैसे करें, इसकी ट्रिक है, याद कैसे रखना है, ली ना की रब से फरियाद। कैसे याद रखना है, हली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, ऐसे याद रखना है। देखो क्या है, H मतलब हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Li मतलब क्या हो जाएगा लिथियम, उसके बाद में Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Rb मतलब रुबिडियम, उसके बाद में Cs मतलब सीजियम, और उसके बाद में Fr मतलब फ्रेंसियम, क्या हो जाएगा फ्रेंसियम। अब देखो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक का कौन सा है बताओ, सोडियम, सोडियम तो ऊपर है, पोटेशियम भी इसके नीचे, उसके बाद में क्या है सीजियम, और उसके बाद में क्या है रुबिडियम। तो सबसे नीचे कौन सा है बताओ, सीजियम है कि नहीं है, तो सबसे जो है गलनांक न्यूनतम किसका हो जाएगा बताओ, सीजियम का हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो है ये कौन सा तत्व है, वर्ग, पहला वर्ग है, कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला वर्ग है। और पहले वर्ग को क्या कहा जाता है बताओ, क्षार धातुएं कहा जाता है। दूसरे वर्ग को क्या कहा जाता है बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी का जो दूसरा वर्ग है इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु, इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो उसका 18वां वर्ग है, उस 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है शून्य समूह। क्या कहा जाता है, शून्य समूह। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका 17वां जो वर्ग है, उस 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह। क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह। ठीक, हैलोजन समूह कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीजियम। ये देखो मैं आपके सामने डायग्राम लेके आऊं, ये किस चीज का है, देखो ये सोडियम धातु है, और इस साइड में ये जो है ये क्या है, चाकू। मतलब सोडियम धातु ऐसी धातु है जिसको अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कैसे कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पहला है सोडियम, और उसके बाद में है पोटेशियम। एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, देखो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को किस में रखा जाता है बताओ, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किस में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई केरोसिन में डुबोकर, केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वायु के संपर्क में आने के कारण ये क्या कर देती है, ज्वलनशील हो जाती है, मतलब आग पैदा कर देती है। इसके कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो अपना पीसा, क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक, ये क्या है, झुकी हुई मीनार है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती, क्योंकि देखो ये जो पीसा है ये पीसा की मीनार है, ठीक है ना, क्या है, पीसा की मीनार है। ठीक, और ये पीसा की मीनार ये झुकी हुई होती है, ठीक, फिर भी जो है ये गिर नहीं पाती। बताओ इसका क्या कारण, इसका लॉजिक है फिजिक्स का, ठीक है, भौतिक विज्ञान जो है इसका सही कारण है। ठीक, तो गिर नहीं पाती, इसका कारण क्या है, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, नहीं, गलत बात है।
वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, गलत बात है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या हुआ, जो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है ना, इसका जो भार जो है पूरा का पूरा वो कहां पर है, केंद्र में स्थित है। कहां पर है, केंद्र में स्थित है, जिस वजह से जो है ये पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वजन जो है वो केंद्र सेंटर पॉइंट के अंदर जो है वो स्थित है, जिस वजह से पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है। और ये आपके सामने पीसा की मीनार दिखाई गई है, ठीक है। तो आशा करते हैं चौथा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन अपना क्या है, देखो, बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि, भाई बैरोमीटर में पारा किस लिए काम में लिया जाता है, यह आपको देखो, यह आपके सामने बैरोमीटर। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैरोमीटर का यूज किस में होता है। बैरोमीटर क्या है, वायु दाब मापी। वायु दाब मापी, वायु दाब मापी में किसका यूज होता है, बैरोमीटर का यूज होता है, ठीक है। एक आता है एनीमोमीटर, इससे क्या मापा जाता है, हवा। क्या मापा जाता है, हवा, हवा की तीव्रता। भाई हवा जो है वो कितनी स्पीड से आ रही है, हवा की तीव्रता किस में मापी जाती है, एनीमोमीटर। एक आता है हाइड्रोमीटर, क्या आता है, हाइड्रोमीटर, ठीक, इससे क्या मापा जाता है, एक आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आपेक्षिक सांद्रता। क्या मापा जाता है, आपेक्षिक सांद्रता। ह्यूमिडिटी मापा जाता है, क्या मापा जाता है, ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक सांद्रता, ह्यूमिडिटी। और जो हाइड्रोमीटर है इससे क्या मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो आपको बैरोमीटर का पता होना चाहिए, बैरोमीटर किससे बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु दाब मापी, ठीक है। उसके बाद में एनीमोमीटर हवा की तीव्रता, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कंफ्यूजन हो जाता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ग्रोमीटर मतलब आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक। उसके बाद में हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव्य है जो कांच की दीवारों में चिपकता नहीं है। पारे का वाष्प दाब साधारण मापों पर उपेक्षणीय होता है। ये तीनों के तीनों गुण ही जो है पारे के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारणों से। देखो ये आपके सामने बैरोमीटर का मैंने डायग्राम रख रखा है, इसमें जो ये अंदर जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये पारा है। क्या है, पारा, इसको बोलते हैं Hg। Hg मतलब हाइड्रेजियम और हाइड्रेजियम मतलब मरकरी। हाइड्रेजियम मतलब मरकरी, इसका लैटिन नाम क्या है, हाइड्रेजियम। क्या है, हाइड्रेजियम, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो बताओ चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध देखो सूत्र क्या होता है, R बराबर रो एल बाई ए, ये सूत्र होता है चालक के प्रतिरोध का। तो सबसे पहले R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक, और R इज प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक। इसके अलावा जो है प्रतिरोध एक किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध ताप के भी समानुपाती होता है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब देखो यहां से क्या चीज स्पष्ट होगी कि किससे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला लंबाई पर, बिल्कुल जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए लंबाई पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात है। दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बिल्कुल प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, तो मतलब इस पर भी निर्भर करेगा। अगला क्या है, ताप, बिल्कुल प्रतिरोध जो है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो मतलब क्या होगा, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन करती है, एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है। तो बताओ कौन सी बीमारी है जो एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है, तो हो जाएगा उत्तर डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। देखो कुछ चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है ये बताओ पहले तो।
सिंड्रोम होता है रोगों का समूह। रोगों का समूह क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, रोगों का समूह क्या कहलाता है? सिंड्रोम। रोगों का समूह क्या कहलाता है? सिंड्रोम। देखो दो सिंड्रोम होते हैं, आपको बता दो। एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। और एक होता है क्लाइम एक मिनट, एक होता है क्लाइनफेल्टर। क्या होता है? क्लाइनफेल्टर। ठीक, दो सिंड्रोम होते हैं, एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है क्लाइनफेल्टर। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? 44 प्लस XO। ये क्या होता है? 44 प्लस XXY। भाई दोनों में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसमें 44 प्लस XO। अब पुरुष के अंदर जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले महिला की। महिला में गुणसूत्र होते हैं 46, लेकिन 44 के बाद में अगला गुणसूत्र क्या होगा? XX होगा, लेकिन एक X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। उस अनुपस्थित गुणसूत्र के कारण जो है महिलाओं में एक रोग हो जाता है, जिस रोग को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इससे महिलाएं क्या हो जाती है? महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ठीक, तो ये टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? महिलाओं में। और महिला क्या होती है? बांझपन। बांझपन। ठीक, ये जो क्लाइनफेल्टर है इसके अंदर होता क्या? देखो क्लाइनफेल्टर में 44 प्लस XY गुणसूत्र आना था पुरुष में, लेकिन होता क्या है? पुरुष के अंदर एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और जैसे एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आएगा तो पुरुष में बताओ X गुणसूत्र की एक्स्ट्रा अधिकता होगी तो क्या होगा? महिला के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? तो महिला के गुण पुरुष के अंदर आ जाते हैं, तो वो पुरुष बताओ स्वाभाविक जीवन जी पाएगा क्या? नहीं जी पाएगा। तो मतलब ये जो क्लाइनफेल्टर जो रोग है ये किस में होता है? पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में। और पुरुष भी कैसा? बांझपन पुरुष। कैसा? बांझपन। बांझपन पुरुष। ठीक है, तो ये दो हैं, आपको ध्यान में रखना। तो ये टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने बता दिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बता दिया। उसके अलावा एक बच गया एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण जो रोग होता है, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, एक सिंड्रोम और होता है, कौन सा होता है? जेकब सिंड्रोम। तुमने पढ़ा होगा तो जेकब सिंड्रोम। एक होता है जेकब सिंड्रोम। देखो जेकब सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है? Y गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और वो अधिकता कितनी बार होती है? वो फिक्स नहीं, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए। ठीक, तो Y गुणसूत्र की अधिकता के कारण ये रोग होता है। किसके कारण होता है? Y गुणसूत्र की अधिकता के कारण। Y गुणसूत्र की अधिकता के कारण। अब जिस जेकब सिंड्रोम जो है इसमें Y गुणसूत्र की अधिकता के कारण ये रोग होता है। और इसमें होता क्या है? देखो जेकब सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति क्राइम करने से नहीं डरता है। जेकब रोग से पीड़ित व्यक्ति क्राइम करने से नहीं डरता है, इस कारण जेकब सिंड्रोम को क्राइम सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जेकब सिंड्रोम को क्या कहा जाता है बताओ? अन्य नाम क्या है? क्राइम सिंड्रोम। क्या है? क्राइम सिंड्रोम। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक सिंड्रोम और होता है, कौन सा? पटाउ सिंड्रोम। कैसा? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? देखो पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण। किसके कारण? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण जो रोग होता है उसे बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? कई व्यक्तियों के आपने देखा होगा ऊपरी होंठ फटा हुआ होता है। ठीक, तो वो किस कारण से? पटाउ सिंड्रोम के कारण। ठीक, एक लास्ट और बच गया, वो कौन सा है? क्रेट क्राई सिंड्रोम। कौन सा? क्रेट क्राई सिंड्रोम। क्रेट क्राई सिंड्रोम। ये जो क्रेट क्राई सिंड्रोम ये है, ये किसके कारण? 5वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण। 5वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण जो रोग होगा उसे क्या बोलते हैं? क्रेट क्राई सिंड्रोम। तो इस प्रकार से सिंड्रोम से होने वाले जो भी रोग थे मैंने पूरे आपके साथ साझा कर लिए हैं। आशा करता हूं सिंड्रोम वाला तो जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखो सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी को गर्म करते हैं तो साहब उसका आयतन क्या होता है, घटता है। क्या होता है, उसका आयतन घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक, आयतन घटता है। उसके बाद में क्या होता है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे आप पानी को गर्म करोगे क्या होगा, उसकी आयतन जो है, उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की यहां पर बात हो रही। तो बताओ, सबसे पहले आयतन घटा, उसके बाद में बढ़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहा जाता है। इसे ही जल का क्या कहा जाता है, असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, असामान्य प्रसार कहा जाता है। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, अगला है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन तो कल अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा बताओ, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, एक एलसीडी होता है, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले। क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले। ये दो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। लास्ट प्रश्न 10 नंबर क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, आपसे पूछा सत्य कौन सा है। सबसे पहले डीडीटी रोगाणु नाशक है। बताओ क्या है, डीडीटी रोगाणु नाशक है क्या, नहीं, डीडीटी एक कीटनाशक है। क्या है, डीडीटी एक कीटनाशक है। तो पहला ही गलत है। ठीक, क्या है, डीडीटी कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है। ठीक, तो पहले ऑप्शन को अपन ने सही कर दिया। ये देखो आपके सामने डीडीटी है। ये बताओ मच्छर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको। जब मच्छरों को डीडीटी से मारा जा रहा है तो क्या है, कीटनाशक हुआ कि नहीं हुआ, कीटनाशक है। ठीक, डीडीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है, ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है साहब, अगला है टीएनटी। टीएनटी की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और टीएनटी क्या है, ये कीटनाशक थोड़ी, टीएनटी तो एक विस्फोटक है। क्या है, टीएनटी एक विस्फोटक है। विस्फोटक है। उसके बाद में क्या है, आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या है, देखो ये विस्फोटक ही है। ठीक, और ये क्या है, ये भी एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है, आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स क्या है, ये भी एक क्या है, विस्फोटक है। और अगला क्या है, एलएसडी। एलएसडी क्या है, एक विषाणुनाशक है। एलएसडी, क्या एलएसडी एक विषाणुनाशक है क्या, नहीं, एलएसडी तो क्या है, एक ड्रग्स है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलोइड। क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमोइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो एलएसडी जो है ये एक प्रकार का ड्रग्स होता है। ये देखो आपके सामने जो लास्ट इमेज जो मैं लेके आया हूं ये एलएसडी की है। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है, एक डाक टिकट के जितने छोटा सा होता है और एक ड्रग्स है। ठीक, जिसको बोलते हैं एलएसडी। और ये जो है एक डाक टिकट जितना, इसकी कीमत होती है 4 से 5 हजार रुपए। 4 से 5 हजार रुपए। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, अमीरों का नशा कहा जाता है। किसे, एलएसडी को क्या कहा जाता है, अमीरों का नशा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, अमीरों का नशा किसे कहा जाता है, एलएसडी को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या ध्यान में रखनी है, एलएसडी जो है इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग का टिकट। क्या कहा जाता है, स्वर्ग का टिकट। भाई स्वर्ग में अगर आपको जाना है तो एलएसडी का सेवन करो, तुरंत टिकट मिलेगी। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग का टिकट। स्वर्ग का टिकट। ठीक, वो किसे कहा जाता है,
मैं कोई मन से नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, ये वास्तव में इसे सौरक का टिकट ही कहा जाता है। किसे? LSD को, ठीक है। ड्रग्स है भाई, ड्रग्स का सेवन अगर आदमी ज्यादा समय तक करेगा तो पता है सौरक का टिकट मिलना स्वाभाविक सी बात है, इसलिए LSD को क्या कहा गया है? सौरग का टिकट कहा गया। दूसरा LSD को क्या कहा गया? अमीरों का नशा कहा गया। LSD क्या है? एक प्रकार का ड्रग्स है और कितने से आकार का होता है? एक प्रकार से डाक टिकट के जितने आकार का होता है। इसकी प्राइस होती है 4 से 5 हजार रुपए, इतने से डाक टिकट के आकार के जितने के, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा सत्य कथन, देखो इसको गलत लिख रखा था, अपने सही कर दिया। DDT क्या है? रोगाणुनाशक थोड़ी है, कीटनाशक है। TNT क्या है? कीटनाशक थोड़ी है, विस्फोटक है। RDX क्या है? विस्फोटक है। ये सही था इसमें, ठीक। सत्य पूछा है और इसमें सही क्या हो जाएगा? RDX। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आज जो अपन ने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था वो आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे अपनी अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को सादर वंदे, नमस्कार, राम राम।